परिषद के। ताहिर हसन खान साहब, जिस तरह आप पाकिस्तान में भी बात कर रहे थे, जो शिद्दत पसंद और मजहबी जुनूनियत के जो रुझानात हैं वो सर उठा रहे हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी बड़ी सूरत और मुनज़्ज़म तरीके से अब खुलकर सामने है। पहले इस तरह नहीं था, लेकिन अभी जो वाक़यात हुए हैं, बम धमाके वगैरह में पता चला कि वहाँ पर जो RSS और जो मजहबी शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं वो हिंदुइज्म के हवाले से सामने आ रही हैं। यकीनन ये भी एक जनूबी एशिया के लिए एक खतरे की घंटी है। ये तो शुरू से था। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ की जो रिलीजन फोर्सेस थी उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया और उसके बाद उन्होंने इसको इस माइंड सेट को अच्छा बढ़ाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ाया भी। और उस वही माइंड सेट था, वही थ्रेट था जिसको देखते हुए यहाँ पे जो भी क़ुव्वतें थी उनको फिर वो मजहबी रुझानात वालों को ज़्यादा प्रमोट किया गया स्टेट के लेवल पे। और जो जैसे अभी हमारे मोहतरम ने फरमाया कि जो लिबरल फोर्सेस थी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उनको कर्ब किया गया। तो उसकी मेन वजह तो यही थी कि वहाँ भी प्रमोट हो रहा था रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, तो उसको ज़ाहिर है कि काउंटर करने के लिए इन्होंने किया होगा, लेकिन वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ा है और वो आज तक मौजूद है और उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह हम एक्सट्रीमिज्म में जाके फंस गए हैं और किस तरह हम जो है वो मसाइल में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम दूसरे सारे मामलात को भूल चुके हैं, अब हम सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के मामलात में ही फंस के रह गए। तो इसमें बड़ा रोल है इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट लोगों का, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। असद मंसूर साहब, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर देखें जो वजीर दाखिला है चिदम्बरम साहब, उन्होंने बिल्कुल एतराफ़ किया है कि वहाँ पर जो ये रुझानात हैं जिनको हिंदू शिद्दत पसंदाना रुझानात कहा ये जा रहा है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं समझौता एक्सप्रेस के हवाले से, जो कर्नल है बाकायदा, मतलब आज़र सर्विस कर्नल है, पकड़ा गया है और उनके इंकशाफात भी खुलकर सामने आए कि फौज की हद तक जो है ना जो RSS के लोग हैं उनके राब्ते हैं। तो क्या है मतलब ये मजहबी जो जुनूनियत थी इस्लाम के हवाले से जो इस खित्ते में सामने आ रही थी, अक्सर मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था, अब हिंदुस्तान भी इसके सद में आ रहे। क्या ये काउंटर है क्या? मेरा ख्याल है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया में ये ऑलरेडी मौजूद थी, शिवसेना के नाश शक्ल में इससे बहुत इसके पुराने रूट्स मौजूद हैं। और ये इंडिया और पाकिस्तान में जो कुछ मजहबी इंतहा पसंदी है, ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट भी करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मजहबी रुझानात को फरोग मिलता है तो उसका काउंटर जो है उस पर वहाँ पे भी होता है। अब मसला प्रोग्रेसिव जो फोर्सेज है उनका ये है कि जब यहाँ जो मिनॉरिटीज हैं, यहाँ पे जो उन लोगों के लिए जब आवाज बुलंद करते हैं तो यहाँ की स्टेट और यहाँ की रियासत और यहाँ की मजहबी पार्टियां उनको गद्दार और कहती हैं और उनको कोने से लगाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर जो है सेकुलर, प्रोग्रेसिव और कम्युनिस्ट फोर्सेस जब मिनॉरिटीज के साथ खड़ी होती हैं उनके साथ भी इसी तरह का रवैया होता है। लेकिन इंडिया की सोसाइटी में एक बात जरूर है कि एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज है, वहां पे प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट जो है और इवन कांग्रेस ही काफी मजबूत है और वो उसको कर्टेल और कंटेन करने के हैं उसमें, वहां पे भी सर उठा रहा है। लेकिन वहां सोसाइटी वाइब्रेंट है, किसी हद तक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उसको वो शुरू में ही पकड़ने के लिए उसको कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वहां स्टेट ने खुद खड़े होकर कह दिया कि भाई ये जो समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो है हमारे अपने लोग इन्वॉल्व थे, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट जो इस चीज को इस तरह नहीं लेती, वो प्रमोट कर रही होती है इस सारे अमल को। और आपने जो सलमान तासीर को जिस तरीके से मारा गया है उसका इजहार हमारे सामने नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज भी देखने की है, इंडिया पाकिस्तान में जहां पे ये मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग मिल रहा है किसी हद तक और इसके खिलाफ एक लड़ाई भी ओपन हो रही है, वहां पे आप दो मुल्कों की आप मिसाल देखें, एक बांग्लादेश की और एक नेपाल की। कि बांग्लादेश के अंदर अब अवामी लीग जब आई है तो उसने ये कहा था कि वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बहाल वो करेंगे और उसने कहा कि मजहब के नाम से सियासत पे जो है वो गैर आईनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है कि मजहब के नाम से आप सियासत नहीं कर सकते। हमारा हिस्सा था, वहां 95% मुसलमान है, इसके बावजूद उन्होंने मजहब की बुनियाद के ऊपर पॉलिटिक्स करने पे और अमल करने पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। एक नेपाल के अंदर जो था, जब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, गोरिल्ला वॉर भी हुई है, डेमोक्रेटिक लड़ाई भी लड़ी, वहां पे बादशाह को हटाया गया और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने मजहब को स्टेट से अलग कर दिया है। उन्होंने कहा पहले था हिंदू सरकारी मजहब था नेपाल का, दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ पे नेपाल, शायद भूटान भी हो लेकिन नेपाल भी वो मुल्क था जहाँ पे हिंदुइज्म जो था उनका सरकारी मजहब था। लेकिन जब ये बादशाह का तख्ता उल्टा
तो वहां पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज आई हैं उन्होंने मजहब को स्टेट से अलग कर दिया। लेकिन करामतली साहब देखो, हिंदुस्तान के बारे में कंसेप्ट यही कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और वहां पर कानून और आइन की पासदारी है और सेकुलर है, ये सब चीजें इसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर मजहबी असर रसूख कुछ ज्यादा है, चूंकि स्टेट का हिस्सा है मजहब, इस हवाले से अक्सर मुर्दलजम ठहरा जाता है। लेकिन इस किस्म के वाकयात का रूनुमा होना हिंदुस्तान के जैसे सेकुलर मुल्क में, तो ये भी तशवीशनाक बात है ना। इस पर भी बहस होनी चाहिए कि कहाँ है वो सेकुलरिज्म, कहाँ है वो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत जहां पर इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। देखें, पहले तो एक तारीखी हकीकत को हम सामने रख लें कि अंग्रेजों के ज़माने से 19वीं सदी से इस खित्ते को कम्युनलाइज किया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जब पहली मरदमशुमारी कराई तो उस वक्त ये उन्होंने खाना रखा कि लोग अपना मज़हब बताएंगे, तो पता चला कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान। फिर उन्होंने मुलाजमतों में जो है मज़हब की बुनियाद पर कोटे रखे और 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया और जो तकसीम हुई उसके नतीजे में एक हिस्सा मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल था और दूसरा हिंदू मेजॉरिटी, तो इसकी बुनियाद वहां पड़ गई थी। तो हमारे पूरा जो माशरे थे ये कम्युनलाइज हो चुके थे। इसी के साथ ये भी आप सोचिए कि जमात इस्लामी जो है 1940 में बनी थी और ये जो आरएसएस है ये 1935-36 में बनी थी और खाकसार वाली मूवमेंट भी तकरीबन उसी जमाने में। ये दो मुसलमानों की तंजीमें थी और एक हिंदुओं की। ये तीनों जो थी ये आज़ादी की जंग में इनका कोई हिस्सा नहीं था, ये आज़ादी की जंग में शामिल ही नहीं थे और इनकी सोच ये थी कि ताकत के जरिए हम अपना जो नजरिया है पूरे हिंदुस्तान पर लागू कर सकते हैं और इसलिए ये कायदे आज़म की मुखालफत थी, जो ये डिमांड थी कि मुसलमानों के लिए अलग। इस तरह वहाँ कांग्रेस की मुखालफत होती थी, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की मुखालफत। तो ये इन्होंने मिलकर और जमीयत उलमाए हिंद भी वो भी इसके खिलाफ थी। तो वो जो कम्युनलाइजेशन हुआ था उसमें ये कौम का तस्वुर, रियासत का तस्वुर, वो सब मुतासिर हुआ। तो अब हम जहाँ खड़े हुए हैं तो आरएसएस के बाद फिर वो तो सियासत मतलब इलेक्टोरल सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, उनके मिलिट्रिस्टिक थे, वो अपने वो बनाते थे कर सेवक जो वर्दी पहनते थे खाकी और उनकी वैसी ही ट्रेनिंग होती थी। खाकसार वाले बेलचा उठा के वो ट्रेनिंग करते थे, उन्होंने कायदे आज़म को कत्ल करने की कोशिश की। तो ये सारी जो मजहबी जमातें थी इनका तस्वुर जो है वो कौम का और रियासत का बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मॉडर्न रियासत और कौम का तस्वुर है। इसलिए ये इस सब जद्दोजहद से अलग थे और इनको फिर मौका मिल गया पाकिस्तान बनने के बाद, कायदे आज़म की वफात फौरन हो गई। अब आप देखिए कायदे आज़म ने जो उनके ख्यालात हैं हमारी रियासत उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप कायदे आज़म की, बहुत से लोग कहते हैं जी हम वो तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं जो कायदे आज़म ने की, मैं आपको 2 लाइनें उनकी बताना चाहता हूँ। वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो दस्तूर साज असेंबली है उसको क्या काम करने चाहिए। अच्छा। तो ये पहली बात उन्होंने कही कि मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी ये है कि कानून की बालादस्ती हो। दूसरी बात इसलिए कि हर शहरी की जिंदगी, उसकी प्रॉपर्टी और उसके जो मजहबी अकायद हैं वो पूरी तरह से महफूज हों। रियासत यकीनी बनाए कि हर शहरी की जिंदगी, उसकी जायदाद और उसकी मजहबी अकीदा जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, रियासत की जिम्मेदारी है। यानी हर मजहब की, उन्होंने ये नहीं लिखा कि जो मुसलमान हैं उनके अकीदे, जितने भी इसमें बसते हैं लोग उनके मजहबी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, एक दूसरे से भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और ख़ुद रियासत से तहफ़्फ़ुज़ की। तो उन्होंने इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया क्योंकि जब तकसीम हो गई हिंदुस्तान की तो ये नहीं हुआ कि एक जगह सारे हिंदू बसते थे तो दूसरी जगह सारे मुसलमान बसते थे। चाहे 10% थे, 5% थे, हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो 23-24% थे। तो ये जरूरी था कि रियासत तमाम शहरियों को यकसा नजर से देखे। इसलिए अब मजहबी बुनियादों पर रियासती मामलात को चलाना आसान नहीं हो सकता है। एक मजहब वाले हों तो ठीक है, यहाँ वो सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये कि रियासत का जो जदीद रियासत है
अगर उसकी बादशाहत के ऊपर हो, वो खिलाफत हो तो और बात है, लेकिन अगर वो जमहूरियत है तो उसमें हर इंसान को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वोट जो है वो तय करता है। मतलब चूंकि ब्रेक का वक्त है, लेकिन तशनीकी अभी भी है कि एक सेकुलर मुल्क है और एक वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है और इस्लाम सरकारी मजहब है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह के वाकयात वहां रूनमा हो रहे हैं। एक सवाल है, एक लम्हा फिक्रिया है कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में और अब दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहला जाता है, लेकिन वहां भी इस किस्म के रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। गुले शाहरुख गोडे ब्रेक वादत का ब्रेक पत्मा कप्तरान कने के मजहबी जो रुझानात मुल्क तहा बुद्धगा पाकिस्तान तहा जियावला के आमरेदाचे पेसरा आयनी रूप कमो दगे वड़बुता मसलन मिलिटेंसी बास कम बुता आयनी तो का भले ऐसे के जियावला के आमरेदाचे पद मगिंदे के एक नोके रूपे और देमात का मिलिटेंसी देमात का और ये सूरत मर्ची बांधा के दा मुल्क का बैग गली कूचैन और शाहरानी तो का यकीनन वहां सरबत बैंक के आइए कड़ी अमूदा से मिलना वडे ब्रेक पदे बारवा कप्तरान करें।